हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ है मिस्टर भावेश जैन, जो कि सीआईओ है फैक्टर इन्वेस्टिंग टीम के इन एडलवाइज म्यूचुअल फंड। उनके बारे में थोड़ा मैं बताऊं आपको, तो उन्होंने एमबीए किया है मुंबई यूनिवर्सिटी से 2008 में, और उसके बाद वो एडलवाइज म्यूचुअल फंड ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत उन्होंने हेज फंड से की थी और उसके बाद वो पूरी म्यूचुअल फंड टीम लीड कर रहे हैं। तो तकरीबन 16 साल का उनका एडलवाइज म्यूचुअल फंड के अंदर ही एक्सपीरियंस है। First of all, thank you, sir, for your valuable time. Thanks for giving us this opportunity. It's our pleasure. Yes. तो सर, हम कई म्यूचुअल फंड कंपनीज है, उसमें स्ट्रक्चर देखते हैं तो बहुत सिंपल होता है। इक्विटी टीम अलग होती है, डेट टीम मैनेज करने के लिए अलग रहते हैं। बट व्हाट इज यूनिक इन एडलवाइज दैट इक्विटी मैनेज करने के लिए अलग है, डेट मैनेज करने के लिए अलग है, एंड फैक्टर इन्वेस्टिंग करने के लिए अलग टीम है, एंड यू आर लीडिंग द फैक्टर इन्वेस्टिंग टीम। सो व्हाट इज द थॉट प्रोसेस एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर? अगर आप देखोगे नॉर्मली मार्केट में क्या होता था, एक इक्विटी टीम होती थी, एक डेट टीम होती थी, और उन्हीं में से एक फंड मैनेजर मिला के उनका हाइब्रिड फंड देखा करते थे। हमारी इस टीम को हम लोग पहले हाइब्रिड टीम कहा करते थे, क्योंकि हाइब्रिड जितने भी प्रोडक्ट थे, चाहे वो आर्बिट्राज फंड हो, बैलेंस एडवांटेज फंड हो, वो ऐसे प्रोडक्ट थे जिसके लिए जो माइंडसेट चाहिए वो एक लॉन्ग ओनली फंड एंड मैनेजर से काफी अलग होता था। राइट। एडलवाइज में अगर आप देखोगे, जैसे मैंने 2008 में एडलवाइज ज्वाइन किया, 2011 से मैं म्यूचुअल फंड के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं ऑलरेडी 12-13 साल से एडलवाइज में काम कर रहा हूँ। तो हमारी एक टीम अलग बनी हुई थी। 2016 में जब हमने जेपी मॉर्गन एएमसी एक्वायर की, वहां से हमने एक इन्वेस्टमेंट टीम अलग से हमारे पास ज्वाइन हुई। तो इसलिए हमने दोनों का रिक्वायरमेंट अलग है, दोनों का थॉट प्रोसेस अलग है, तो दोनों टीम को सेपरेट ही रखा। और वही चीज पिछले 8-10 साल से हम करते आ रहे हैं, और उसी का बेनिफिट हमको मिला भी है। आज हमारे लॉन्ग ओनली प्रोडक्ट की भी साइज अगर आप देखोगे, 2016-17 के आसपास ये 1500 करोड़ का टोटल ईएम था, आज ऑलमोस्ट 18 से 20,000 करोड़ पे आ गया। उसी टाइम पे हमारा हाइब्रिड का भी अगर ईएम देखोगे, उस टाइम पे टोटल ईएम 1500 करोड़ था, आज ऑलमोस्ट 26-27,000 करोड़ का ईएम हो गया। एट एन एएमसी लेवल हम इसको डाइवर्सिफिकेशन की तरह देखते हैं कि लॉन्ग ओनली वाला बंदा अपना अलग फंड चला रहा है, हाइब्रिड टीम अपना अलग प्रोडक्ट चला रही है, फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग अलग से चल रही है। तो इसका फायदा होता है, एक, सभी लोग अपने अपने प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं। लॉन्ग ओनली का माइंडसेट जो है, वहां पे फंड मैनेजर ये सोच के चल रहा है कि स्टॉक 3 साल में 5 साल में डबल होना चाहिए, ट्रिपल होना चाहिए। इन बिटवीन 20% 30% गिर भी गया तो भी चलेगा। लेकिन जैसे मेरे पास आर्बिट्राज फंड है, मैं एक दिन का भी नेगेटिव रिटर्न देख नहीं पाता। मेरे पास बैलेंस एडवांटेज फंड है, मेरा क्लाइंट 20% का ड्रॉडाउन देख नहीं पाता। तो हमारा थॉट प्रोसेस पूरा अलग है। सो ये अलग अलग थॉट प्रोसेस को 100% जस्टिस मिले, इसीलिए हमने ये 3 टीम का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और वही हाइब्रिड टीम, अब क्योंकि हम लोग ने फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग जो हम पहले हाइब्रिड प्रोडक्ट में चलाते थे, अब हम काफी लॉन्ग ओनली प्रोडक्ट्स भी चला रहे हैं। जैसे एडलवाइज लार्ज कैप फंड है, नॉर्मल इक्विटी प्रोडक्ट, लेकिन चला रही हमारी टीम है। राइट। इसलिए अब वो तो हाइब्रिड में आ नहीं सकता, इसलिए हमारा नाम अब हाइब्रिड टीम से चेंज करके हमने फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग टीम कर दिया। राइट। जहाँ पे हम जैसे आने वाले टाइम में हम बिजनेस साइकिल फंड लाएंगे, वो भी मैनेज करेंगे, लार्ज कैप फंड भी मैनेज कर रहे हैं, हमारे पास एक आईपीओ डेडिकेटेड फंड है, वो भी हम मैनेज कर रहे हैं। तो ये सारे फंड हम लोग उसमें मैनेज करते हैं। राइट। ये हमारी फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग टीम का डे टू डे का काम है। यस। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब इक्विटी मैनेज करते हैं तो कई टर्मिनोलॉजी का यूज होता है, जैसे कि हम ग्रोथ स्टाइल है, हम वैल्यू स्टाइल में फॉलो करते हैं, कुछ लोग बैलेंस ही रखते हैं, इक्वल वेटेज भी कई लोग फॉलो करते हैं। बट ये जो फैक्टर इन्वेस्टिंग है, ये शब्द काफ़ी नया है, तो इन्वेस्टर्स को आप ये शेयर करिए कि फैक्टर यानी उसका मीनिंग क्या हुआ और किस तरह से आप उसको फंड मैनेजमेंट में यूज करते हैं। अगर आप देखोगे इंडिया में फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग, ये फैक्टर वर्ड हमें नया लग रहा रहेगा, लेकिन इंडिया का सबसे पहला इंडेक्स सेंसेक्स निफ्टी, ये अपने आप में एक फैक्टर बेस्ड इंडेक्स है। उस टाइम पे हम कौन सा फैक्टर देखते थे? साइज, उसको हम मार्केट कैप बोलते हैं। तो ये सारे इंडेक्स जो बने थे, ये मार्केट कैप इंडेक्स बने थे। तो ट्रेडिशनली इंडिया में भी आप देखोगे तो फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग तो काफी पुराना है, लेकिन अब जो खाली हम एक मार्केट कैप बेस्ड इंडेक्स देखते थे, अब अगर आप देखोगे लोगों का रुझान स्मार्ट बीटा की तरफ बढ़ गया है। तो उसी में लोग अभी बोल रहे हैं कि मुझे सिर्फ मार्केट कैप बेस्ड इंडेक्स नहीं चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स के रिटर्न जनरेट करने के लिए सिर्फ मार्केट कैप ही एक क्राइटेरिया नहीं है। राइट। स्टॉक्स के रिटर्न करने के लिए ग्रोथ भी एक क्राइटेरिया है, स्टॉक्स के रिटर्न जनरेट करने के लिए लो वोलेटिलिटी भी एक क्राइटेरिया है, स्टॉक्स के रिटर्न जनरेट करने के लिए वैल्यू भी एक क्राइटेरिया है। तो जितने भी क्राइटेरिया होते हैं, उसी को हम लोग मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी में, हमारी टर्मिनोलॉजी में हम उसको बोलते हैं फैक्टर। राइट। यानी कि वो सारी चीजें जिससे एक स्टॉक्स का रिटर्न जस्टिफाई होता है। जैसे फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग आती है, आप ये ह्यूमन बायसनेस बाहर निकाल देते हो, रूल बेस्ड प्रोसेस बेस्ड अप्रोच के साथ स्टॉक सिलेक्ट करते हो, और उसमें आप वैल्यू, ग्रोथ, मोमेंटम, ये अलग अलग फैक्टर का एक मल्टी फैक्टर पोर्टफोलियो चलाते हो। राइट। इससे होता क्या है, आपके रिटर्न्स की वोलेटिलिटी काफी कम हो जाती है।
अपसाइड में हमेशा रैंक 1 नहीं रहोगे, लेकिन उसी टाइम पे आप रैंक 30 रैंक 40 भी नहीं जाओगे। True. अगर आप हर साल टॉप 10 टॉप 15 परफॉर्मिंग फंड में रहते हो 3 ईयर 5 ईयर डाउन द लाइन, जो कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड होता है इक्विटी के लिए, आप जब भी 3 ईयर 5 ईयर का परफॉर्मेंस देखोगे, आपको एडलवाइस के ज्यादातर फंड टॉप 3 टॉप 5 परफॉर्मिंग फंड ऑफ दैट कैटेगरी में दिखाई देंगे। राइट। हमेशा या तो लोग एफडी जैसे फंड की बात करते हैं, डेट फंड की, या तो फिर एक्सट्रीम साइड पे स्मॉल कैप या मिड कैप जैसी कैटेगरी के फंड में लोग बातें करते रहते हैं। बट हाइब्रिड इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज फॉर इन्वेस्टमेंट। तो मैं आपसे दो चीज जानना चाहता हूँ, एक क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हाइब्रिड की क्या इंपॉर्टेंस होती है, और दूसरी ये चीज कि पहले हाइब्रिड कैटेगरी को बहुत सिलेक्टिवली लिया जाता था कि लोग अगर बहुत कंजर्वेटिव है या फिर रिटायर्ड है तो ही लोग वो पसंद करते थे। बट आज जो हम देख रहे हैं, हम ट्राई करते हैं कि वो एक कोर पोर्टफोलियो का एक पार्ट बने। तो ये दोनों चीजों के बारे में आपसे जानना चाहता हूं। श्योर, आई थिंक देखिए इसमें सबसे बड़ा रोल आपके और हमारे जैसे लोगों का ही है, बीइंग अ मैन्युफैक्चरर ऑन द म्यूचुअल फंड साइड एंड बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर आपके साइड पे। लोगों को हम ही ने पहले सिखाया कि इक्विटी यानी हाई रिस्क हाई रिटर्न, डेट यानी लो रिस्क लो रिटर्न। बट अगर आप देखोगे जब हाइब्रिड कैटेगरी उभर के आई, उसमें लोगों को समझ में आया कि ऑल इक्विटी प्रोडक्ट्स आर नॉट नेसेसरीली हाई रिस्क हाई रिटर्न प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल आर्बिट्राज फंड, हाइब्रिड कैटेगरी का एक छोटी सी कैटेगरी का फंड है ये। 2013-14 तक ये 5,000 करोड़ की कैटेगरी थी। आज जब हम बात कर रहे हैं 10 साल बाद 5,000 करोड़ से आज ये कैटेगरी ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ पे पहुंच गई, क्योंकि लोगों को रियलाइज हुआ कि इक्विटी में भी लो रिस्क लो रिटर्न प्रोडक्ट हो सकता है। टैक्सेशन वाइज इक्विटी है लेकिन चलता पूरे डेट की तरह है। उसी तरीके से लोगों को रियलाइज हुआ कि जरूरी नहीं है कि मैं ज्यादा रिस्क लूंगा तो मुझे ज्यादा रिटर्न ही मिलेगा। हमने बहुत सारे सेक्टोरल फंड में देखा है, बहुत सारे लॉन्ग ओनली फंड में देखा है, बहुत ज्यादा रिस्क लिया लेकिन पैसे नहीं बने क्लाइंट के। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लोगों के समझ में आया कि हमें ना सिर्फ रिटर्न देखना है, ना सिर्फ रिस्क देखना है, हमें हमेशा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखना है। True. और वहां पे हाइब्रिड कैटेगरी ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया। देखिए आप इक्विटी में पैसा डालते हो, लॉन्ग टर्म में एज अ थंब रूल हम क्या बोलते हैं, लार्ज कैप में आपको लॉन्ग टर्म में 12% के आसपास रिटर्न मिलेंगे, मिड कैप में स्मॉल कैप में 14% 15% भी मिल सकते हैं। लेकिन उसके सामने जब लोगों ने रियलाइज किया कि 12% कमाने के लिए मैं 20% का स्टैंडर्ड डिविएशन लेता हूं, 20% का रिस्क लेता हूं, 20% का वोलेटिलिटी लेता हूं, उसके सामने बैलेंस एडवांटेज फंड है जिसने लास्ट 5 साल में 7 साल में मुझे 12% कमा के दिया, लेकिन रिस्क स्टैंडर्ड डिविएशन वोलेटिलिटी उसकी 10% थी। तो जब एक क्लाइंट आपके पास आता है, जब वो बोलता है कि मुझे एक अच्छा पोर्टफोलियो बना के दो, अच्छा पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस दो। राइट। अच्छे एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, या तो आप मेरे रिटर्न्स बढ़ाओ, और अगर आप मेरे रिटर्न्स नहीं बढ़ा सकते तो एटलीस्ट मेरा रिस्क कम कर दो। तो बैलेंस एडवांटेज फंड ने आके वो काम किया, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ने आके वो काम किया। अप साइड में आपके रिटर्न जो लार्ज कैप फंड दे रहा है, जो निफ्टी इंडेक्स फंड दे रहा है, जो लार्जर मिड कैप फंड दे रहा है, उसके आसपास के रिटर्न्स आपको मिल रहा है, लेकिन डाउन साइड में आपकी वोलेटिलिटी 50% कर दी, तो रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने लग गए। राइट। तो उस टाइम पे लोगों को रियलाइज हुआ कि यार ये सिर्फ एक रिटायर्ड क्लाइंट के लिए नहीं है, कोई फ्रेशर इक्विटी में पहली बार आ रहा है। Yes. जैसे आज हमने देखा पिछले 5-6 साल में जो दौर है, बहुत सारे लोग, यंग क्राउड, कॉलेज जाने वाले बच्चे, जस्ट पहली बार नौकरी करने वाले लोग, जो लोग जो आज तक सिर्फ एफडी में पैसा रखते थे, वो लोग जो अभी म्यूचुअल फंड की तरफ आ रहे हैं। आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को डायरेक्ट मिड कैप स्मॉल कैप दोगे, एक 20% का फॉल आएगा, वो मार्केट से बाहर चला जाएगा। ऐसे लोगों को आप हाइब्रिड फंड में लेके आओ, उनको 1 साल 2 साल 3 साल मार्केट का एक्सपीरियंस कराओ, जहां पे उनको समझ में आएगा कि इक्विटी इज नॉट रिस्की, इक्विटी इज वोलेटाइल। जैसे उनको ये चीजें समझ में आएगी, वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास हमेशा के लिए आएंगे, और फिर आप उनको मिड कैप स्मॉल कैप हाई रिस्क वाले प्रोडक्ट सब कुछ दे सकते हो। लेकिन टू स्टार्ट विद आप उनको हाइब्रिड फंड से स्टार्ट कराओ। Exactly. तो एक एग्रेसिव क्लाइंट के भी काम का है, एक कंजर्वेटिव क्लाइंट के भी काम का है, एक फ्रेशर के भी उतना ही काम का है जितना एक रिटायर्ड आदमी के क्लाइंट का काम का है। तो अक्रॉस इंडस्ट्री लोगों को ये रियलाइज हुआ, और आज हम लोग देख रहे हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी इन इंडस्ट्री इज योर हाइब्रिड फंड्स। चाहे आप आर्बिट्राज फंड देखो, 5,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ हो गए, चाहे आप बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी देख लो, 15,000 करोड़ से ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ हो गई। तो दिस आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी, और इसमें अब लोगों ने अलग अलग वेरिएंट आना चालू कर दिया। लोगों के मल्टी एसेट फंड आ गए, इक्विटी सेविंग फंड आ गए, तो द कैटेगरी इज ग्रोइंग। यस। एक जो आप नया फंड ला रहे हैं, बिजनेस साइकिल फंड, तो आप रेगुलर जितने भी फंड है उसमें भी फैक्टर इन्वेस्टिंग का इस्तेमाल करके आप उसका फंड मैनेज कर रहे हैं। तो what would be the strategy in business cycle fund which is different from other mutual fund companies? Yes. अगर आप देखोगे नॉर्मल बिजनेस साइकिल फंड, इसमें आप एक फंड मैनेजर के या एक टीम ऑफ फंड मैनेजर्स के भरोसे पे चलते हो। इसमें क्या होता है, देखिए फंड मैनेजर पहले एक मैक्रो एनालिसिस करेगा
कि मैक्रो लेवल पे उसको क्या लग रहा है, जीडीपी एक्सपेंशन मोड में रहेगी, रिसेशन मोड में रहेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट घटेगी, पहले वो वहां पे एक एनालिसिस करेंगे। अगेन वहां पे किसी के राइट या रॉन्ग जाने की प्रोबेबिलिटी, अगेन नथिंग टू कमेंट अगेंस्ट एनीवन, लेकिन हिस्टोरिकली हमने देखा है जब जब लोगों ने बोला है कि इंटरेस्ट रेट कट होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़े है, जब लोगों ने बोला है कि स्मॉल कैप गिरेगा, स्मॉल कैप और ऊपर चले गए, तो वो कॉल कितना राइट कितना रॉन्ग हो सकता है, पहला वो रिस्क है। दूसरा, आपने चलो जीडीपी पे कॉल कर लिया, एक एनालिसिस ले लिया, मान लो कि आपके वहां पे राइट होने की प्रोबेबिलिटी 60-65% है, तो 65% प्रोबेबिलिटी लेके आपने सेकंड लेवल पे काम किया, जहां पे आप सोच रहे हो कि अगर मेरा ये कॉल सही होगा तो इसके बेसिस पे ये सेक्टर्स चलेंगे, तो ये आपने दूसरा अजम्पशन कर लिया। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, इस साल आपको लग रहा है कि इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी अच्छा करेगी, पहला आपका ये अजम्पशन है। उसके बाद में अगर रूरल इकोनॉमी अच्छा करेगी तो शायद कंजम्पशन पिकअप होगा या शायद टू व्हीलर्स के सेल बढ़ेगे, तो ये आपका सेक्टोरल पे दूसरा अजम्पशन हो गया। अब उसके बाद में तीसरा अजम्पशन करोगे, टू व्हीलर के सेल्स बढ़ेंगे तो चलो हीरो मोटो को ले लो। अब रूरल इकोनॉमी सही में बढ़ भी गई, लेकिन सेकंड लेवल पे आते आते लोगों ने सोच लिया कि नहीं अभी इतनी अच्छी इकोनॉमी हो गई है, अब मुझे टू व्हीलर नहीं मुझे फोर व्हीलर लेना है, या मुझे टू व्हीलर में मुझे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लेना है, तो हीरो मोटो का आपका अजम्पशन फिर भी गलत हो गया। तो तीन अजम्पशन पे आप चल रहे हो कि पहला मेरा मैक्रो कॉल राइट जाएगा, फिर मेरा सेक्टोरल कॉल राइट जाएगा और फिर मेरा स्टॉक लेवल कॉल राइट जाएगा। तो ये तीन अजम्पशन अगर मैं सबकी प्रोबेबिलिटी 60% भी पकड़ लूं तो पहला राइट होने के चांसेस है 100 में से 60, दूसरा वो 60 का 60 यानी कि 36 और तीसरा वो 36 का 60 यानी कि 20। तो अब 20% प्रोबेबिलिटी है, 20% कंफर्म कॉन्फिडेंस है, तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे। तो इसीलिए हम लोगों ने उसको भी एक अलग तरीके से देखने की ट्राई किया है, जिससे फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग है, उसी में हम लोग वैल्यू, क्वालिटी, ग्रोथ, इन सारे फैक्टर्स को मोमेंटम के साथ जोड़ के देख रहे हैं। ओके। और रादर देन पहले मैक्रो कॉल लेना और फिर स्टॉक कॉल पे आना, हम सोच रहे पहले हम स्टॉक कॉल लेंगे और जिस स्टॉक्स पे, जैसे मेरे पास समझो 5 आईटी के स्टॉक मुझे दिखा रहा है कि मोमेंटम है, तो ऑटोमेटिकली मेरा आईटी सेक्टर में वेटेज बढ़ जाएगा, एंड देन मैं आईटी पे कॉल दूंगा। तो रादर देन एक मैक्रो कॉल लेके फिर नीचे स्टॉक पे आना, हम लोग पहले स्टॉक्स पे कॉल लेंगे एंड अकॉर्डिंगली सेक्टोरल कॉल हमारा उससे हमारा सेक्टोरल कॉल बनेगा, बॉटम अप स्ट्रेटेजी रहेगी। और उसमें हमने देख लिया, जो हमने एटलीस्ट जो बैक टेस्टेड नंबर जो हमारे पास अभी तक के है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस हमें वहां पे दिखाई दे रहा है। बट एज आई टोल्ड यू, अभी तक हम लोग रेगुलेटरी प्रोसेस में है, वी आर फाइलिंग द फंड, वी आर वर्किंग ऑन द प्रेजेंटेशन। एक बार ये सारी चीजें फाइनल होगी, डेफिनेटली हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के सामने, हमारे क्लाइंट्स के सामने हम ये सारे प्रोडक्ट्स लेके आएंगे। बट एज ऑफ नाउ जितना डेटा हमने देखा है, आई थिंक इट इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, एटलीस्ट फ्रॉम यू कैन से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, जहाँ पे हमने देखा है लॉन्ग टर्म बेसिस में काफी अच्छी तरीके से निफ्टी 500 TRA एटलीस्ट जो बेंचमार्क के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, काफी अच्छी तरीके से हमें आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने मिल रहा है। राइट। एक मेरा आखिरी प्रश्न है कि 16 साल की आपकी जर्नी रही है फंड मैनेजमेंट में, तो कई सारे इन्वेस्टर्स को भी आपने देखा होगा कुछ छोटी मोटी गलतियां करते हुए, तो इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को किस तरह से अच्छी बना सकते हैं, तो कुछ आपके हिसाब से वैल्यू एडिशन पॉइंट्स है तो प्लीज शेयर विद आवर इन्वेस्टर्स। आई थिंक देखिए, मेरे 16 साल के एक्सपीरियंस से मैं एक चीज सीखा हूं, मार्केट में किसी को भी फ्यूचर नहीं पता, सबकी राइट और रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो सकती है। मैं 16 साल से काम कर रहा हूं, तो हो सकता है मेरी राइट होने की प्रोबेबिलिटी बाकी लोगों से शायद 10% 15% ज्यादा हो सकती है, लेकिन फुल प्रूफ 100% कोई नहीं होता। हमने देखा है कैटेगरी में, इंडस्ट्री में सबसे बड़े स्मॉल कैप फंड ने लास्ट ईयर जुलाई में पैसा लेना बंद कर दिया, तब स्मॉल कैप इंडेक्स 10,500 था, आज स्मॉल कैप इंडेक्स 17,000 है। तो जो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्मॉल कैप फंड मैनेज कर रहे हैं, अगर उनका व्यू 60% से रॉन्ग हो सकता है, तो आपके और मेरे व्यू की कोई वैल्यू नहीं है। True. इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि आप किसी एक आदमी के या किसी एक फंड हाउस के व्यू के बेसिस पे ना चले, अपने एसेट एलोकेशन पे फोकस रखें। Exactly. आपका एसेट एलोकेशन अगर सही है, आपके एडवाइजर की राय ले, आपके एसेट एलोकेशन को आप लंबे टाइम के लिए, जो ड्यूरेशन के लिए आप आए हो, और जो आपने गोल्स उनको बताए और वो गोल के हिसाब से आपने जो प्रोडक्ट लिए है उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम दे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। एक ही चीज कंफर्म है कि आप ज्यादा टाइम दोगे तो आपका पैसा बनेगा, लेकिन उस बीच में बाकी सारी चीजों से आप सोचोगे कि मैं मार्केट टाइमिंग कर सकता हूँ, मैं आज इसमें प्रॉफिट बुक करके उसमें चला जाऊंगा, फिर वहां पे प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे आ जाऊंगा। ये सब बोलने में, स्टोरीज में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करने जाते हो बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए अपने एसेट एलोकेशन पे फोकस रखिए और उसके साथ में लंबे टाइम रहने का कमिटमेंट जो आपका है उस पर स्टिक रहिए। Thank you so much for your valuable time and the guidance. We'll try our best to reach out to our investors. Thank you. Thanks for giving this opportunity. Thank you.